नमस्कार, सभी को राम राम। सभी का स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की क्या विशेषताएं हैं, उसको लेकर एग्जाम में बहुत से प्रश्न आते हैं, तो आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले एक बात और बताना चाहूँगी आप सभी को कि अगर आपको भाषा से रिलेटेड उसकी परिभाषा, उसके अन्य आचार्यों ने उसके विषय में क्या कहा है, तो वह सारी बातें अगर आपको जाननी हो तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आगे चलते हैं वीडियो की ओर। श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। उसके पहले भाषा क्या है उसे जान लेते हैं। भाषा हम उसे कहते हैं, उस माध्यम को कहते हैं जिसे हम ध्वन्यात्मक तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। और इसके विषय में विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो आप उसको जाकर आप ज़रूर देख लीजिए। आज हम पढ़ते हैं उसकी विशेषता को। एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया जाता है प्रकृति या फिर प्रवृत्तियाँ या फिर विशेषता, तीनों का उत्तर सेम होगा, तीनों का मतलब एक होता है तो उत्तर भी सेम होगा, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीनों का मतलब पूछे, अगर तीनों में से एक प्रश्न भी दे तो उसका उत्तर यही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, विशेषता को जानते हैं। भाषा की सबसे पहली विशेषता है कि भाषा जो है सामाजिक वस्तु है। भाषा सामाजिक वस्तु कैसे हुई? कोई भी व्यक्ति एक अकेला ना ही सीख सकता है, ना ही अपने विचार व्यक्त कर सकता है। उसे परिवार की आवश्यकता होती है, और परिवार है तो समाज भी होता है। ठीक है, यहाँ तक सीमित हम लोग नहीं रहते, हमें समाज की आवश्यकता होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसी तरह भाषा भी एक सामाजिक वस्तु है जिसका प्रयोग हम समाज में करते हैं। समाज के लोगों को हम अपने विचार समझाते हैं, उनकी बातों को हम समझते हैं। तो इस तरह वह सामाजिक वस्तु है, समाज की भाषा है। हर एक व्यक्ति जो समाज में है वह भाषा का प्रयोग करता है, अपनी समस्याओं को, अपने विचारों को व्यक्त करता है भाषा के माध्यम से। और यह काम तो सभी करते हैं, हर एक व्यक्ति जो समाज में रहता है। एक बच्चे का एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक बच्चा जो समाज में रहता है, ठीक है, वह तो बच्चा होता है इसलिए अपने परिवार से सीखता है, लेकिन जब वह बड़ा होता है तो अगल बगल समाज, क्षेत्र, इन सभी से उसे मतलब होने लगता है। मतलब होता है तो उसे अपनी बातों को समझाने के लिए समाज की आवश्यकता होती है, समाज की भाषा उसे समझने की आवश्यकता होती है, तो वह सीखता है उन भाषाओं को। तो इस तरह सामाजिक जो प्राणी है वह समाज की भाषा का इस्तेमाल करता है और उसको स्वयं व्यवहार में लाता है। भाषा की दूसरी विशेषता है कि भाषा अर्जित की जा सकती है। ऊपर में हमने उदाहरण देखा था कि इसे समाज से सीखा जाता है, यानी कि हम किसी भी समाज में रहें, एक छोटा बालक किसी भी समाज में रहे, वहाँ के उस समाज से वह कोई भी भाषा जो वह समाज में बोल रहे हैं सभी व्यक्ति, उससे वह बच्चा सीख सकता है। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बड़े भी सीख सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर काम करने के लिए जाता है दूसरे देश, तो वह दूसरे देश की भाषा सीख जाता है, यानी कि उस भाषा को वह अर्जित कर सकता है, सीख सकता है। और किसी भी भाषा को सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि हम उस समाज में रहते हैं जहाँ वह भाषा को हमेशा बोली जाती है, समझी जाती है, उससे से विचार विमर्श भी होता है। अतः वह भाषा जो है मुख्यतः रूप से बोला जाता है, और उसका जो वातावरण होता है, उस समाज का वातावरण हमें उस भाषा को सीखने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है और सहायता भी करता है। इस कारण हम उस भाषा को तुरंत और जल्दी से सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही भाषा को बोले, वह दूसरे भाषा को भी बोल सकता है, जान सकता है, सीख सकता है। तो दूसरी परिभाषा थी भाषा अर्जित की जा सकती है। भाषा की तीसरी विशेषता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि भाषा जो है पैतृक संपत्ति है, यानी कि जिस तरह पिता का संपत्ति पर बच्चों का हक होता है, उसी तरह पिता की भाषा पर भी बच्चों का हक होता है। यानी कि जो भी पिता भाषा बोलते होंगे वह बच्चे भी बोलेंगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन वही भारतीय बच्चे को अगर हम 2 साल के लिए कहीं दूसरे देश में भेज देते हैं, तो वह दूसरी भाषा को जान जाएगा, वह दूसरे देश की भाषा को बोलेगा। हिंदी से उसका ना ही कोई लेना देना होगा और ना ही उसके पिता की भाषा से जो उसके पिता बोलते हैं। वहाँ पर उस बच्चे की भाषा जो है फ्रेंच होगी, मातृभाषा फ्रेंच होगी, ना कि हिंदी भाषा। वह हिंदी भाषा को नहीं समझ पाएगा। उसके पिता ज़रूर यहाँ भारतीय होंगे, लेकिन जब वह बच्चा फ्रेंच में रहेगा तो वहीं की भाषा सीखेगा। पिता कोई भी भाषा बोले, अगर बच्चे वहाँ पर न रहे, वहाँ की पिता की वातावरण में, पिता की समाज में न रहे,
तो वह उसकी भाषा सीख कैसे सकता है। यानी कि बच्चा जहाँ भी रहे वहाँ की भाषा आराम से सीख सकता है। यानी कि एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जाता है तो वहाँ की बोली सीख जाता है, वहाँ की भाषा सीख जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वह केवल पिता की भाषा बोले, वह दूसरी भाषा को भी बोल सकता है। यहाँ मूलतः हमें समझना है कि भाषा जो है पैतृक नहीं है। पिता की भाषा ही ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की भाषा आगे चलकर हो। ये थी भाषा की तीसरी प्रकृति। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रकृति की ओर। तो भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण यानी कि देखकर कुछ सीख जाना, देखा देखी करना। जिस तरह हमने बचपन में बंदर और टोपी की कहानी सुनी है, जैसे बंदर अनुकरण करके उस टोपी वाले को देखा देखी ही अपने सर से टोपी उतार कर नीचे फेंक देता है, और टोपी वाला भी समझदार निकलता है, वह टोपी समेट कर अपने गांव चला जाता है। और इस तरह ही बच्चा जो होता है, मनुष्य की बात करें तो उसमें अनुकरण की शक्ति होती है। वह किसी भी समाज में रहे, वह दूसरों की भाषा समझ कर सीख कर उसे बोलना सीख जाता है। चाहे मनुष्य उस भाषा से परिचित हो या फिर नहीं हो, कुछ समय के बाद वह समाज में रहते रहते उस भाषा को अनुकरण कर, देख कर, समझ कर उसके अर्थ को समझ कर वह बोलना भी सीख जाता है। तो भाषा जो है अनुकरण की वस्तु है। अनुकरण के द्वारा मनुष्य कोई भी भाषा को सीख सकता है। ये तो थी चौथी प्रकृति। आगे बढ़ते हैं पांचवी प्रकृति की ओर, जो है भाषा चिर परिवर्तनशील है। चिर परिवर्तनशील है यानी कि इसमें परिवर्तन तो होता है, लेकिन भाषा जो परिवर्तन भाषा में होता है वह हमें कुछ दिनों में नहीं बल्कि बहुत सालों में दिखाई पड़ता है। जैसे इसके परिवर्तन में मुख्यतः दो भूमिका काम करती है। पहला तो हो गया शारीरिक यानी कि भौतिक, और दूसरा हो गया मानसिक। इन दोनों के कारण ही भाषा में परिवर्तन आते हैं। तो ये परिवर्तन जो है हमें कुछ दिनों में नहीं, जैसा कि मैंने बताया, और बहुत सालों में इसका परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है। जैसे कि संस्कृत हमारा वैदिक भाषा था, यह हमारे पूरे भारतवर्ष में पहले संस्कृत बोला जाता था, लेकिन वह बदलते तरह पाली प्राकृत इस तरह की भाषा में अवधि ब्रज होते होते यह आज खड़ी बोली में परिवर्तित हो चुका है। इस तरह जो भाषा में कोई भी भाषा हो, अंग्रेज़ी हो तो वह शुद्ध थोड़ी है, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। फ्रेंच है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते आते हैं। तो ये सारे परिवर्तन हमें कुछ दिनों में नहीं बल्कि बहुत सालों में दिखाई पड़ते हैं। और ये केवल संस्कृत पर ही नहीं, हर एक भाषा पर, दुनिया में जितनी भी भाषा हैं उस पर सभी पर लागू होता है कि सभी भाषा जो है वह चिर परिवर्तनशील होते हैं। जिस तरह संस्कृत का काल समय सीमा हमने देखा, उस तरह हर एक भाषा की काल सीमा समय सीमा होती है। तो वह परिवर्तन तो बहुत समय के बाद दिखाई पड़ता है। लेकिन हमने जाना पांचवा विशेषता, जो कि है भाषा चिर परिवर्तनशील है। छठा जानते हैं, यहाँ पर सभी विशेषता एक दूसरे से लिंक हैं, तो आप उनको समझते चलिएगा तो बहुत आसानी से आप इसकी विशेषता को स्वयं से भी लिख सकते हैं। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। कोई भी वस्तु हो वह बनकर पूर्ण हो जाती है तो उसका अंतिम स्वरूप वह मान लिया जाता है, लेकिन भाषा के विषय में ऐसा नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा में परिवर्तन होते हैं, इतना परिवर्तन होता है कि इसका अंतिम स्वरूप बताया नहीं जा सकता। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि भाषा से यहाँ पर तात्पर्य है जीवित भाषा से, यानी कि अभी जो भाषा चल रही है, यानी कि जो अभी जीवित है। लेकिन जो मृत हो चुकी है उसका यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, उसका तो अंतिम स्वरूप बताया जा सकता है, पर जीवित भाषा का स्वरूप नहीं बताया जा सकता। अगली विशेषता है कि प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। उदाहरण के लिए हम भारत की ही भाषा लेंगे, क्योंकि भारत में ही बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं कि हमें विदेशों की ज़रूरत ही नहीं, विदेशी बोलियों की ज़रूरत नहीं। भाषा में उदाहरण के तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, लेकिन वहाँ से निकले दिल्ली में जाएँ तो दिल्ली की भाषा अलग ही है, खड़ी बोली बोली जाती है। वहाँ से निकले गुजरात में जाएँ तो गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। भारत के दक्षिण में जाएँ तो वहाँ तमिल भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में। इसके अलावा नागालैंड, इस तरह बहुत सारे राज्य हैं, है ना। तो वहाँ की मुख्य भाषा जो है, वहाँ की स्थानीय भाषा है, वहाँ क्षेत्र भर उतना ही क्षेत्र में एक मुख्य भाषा बोली जाती है। और अगर उस क्षेत्र से, उस सीमा से हम बाहर जाएं तो वहाँ दूसरी भाषा का प्रारंभ दिखाई पड़ता है। तो इस तरह हमने सातवीं प्रकृति को समझा, जो थी भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। उस तरह भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। आठवीं विशेषता हमारी होगी कि भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा कितने से कितने वर्षों तक चली है, कितने से कितने वर्षों तक बोली गई है, और यही भाषा की ऐतिहासिक सीमा है। उदाहरण के तौर पर हम संस्कृत को लेते हैं। संस्कृत एक समय सीमा तक बोली गई,
वही समय सीमा ऐतिहासिक सीमा कहलाती है भाषा की। तो संस्कृत एक समय सीमा तक बोली गई, उसके बाद उसमें परिवर्तन आया तो वह पाली के रूप में बदल गई। उसके बाद पाली में थोड़ा परिवर्तन आया तो वह प्राकृत के रूप में बदल गई, प्राकृत भाषा बन गई। उसके बाद प्राकृत में भी परिवर्तन आया तो वह अपभ्रंश भाषा बन गई। इस तरह अपभ्रंश में भी परिवर्तन आया तो वह आज खड़ी बोली के रूप में बोली जाती है। कहने का तात्पर्य है कि हर एक भाषा का विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उसका एक समय सीमा ऐतिहासिक अवश्य है। जैसे प्राकृत की थी, प्राकृत पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक बोली गई थी, तो यह इसकी ऐतिहासिक सीमा है। इसके बाद अगली विशेषता की ओर हम चलते हैं। तो नौवां विशेषता है कि भाषा की धारा कठिनता से सरलता की ओर प्रवाहित होती है। सभी भाषाओं में देखा गया है कि शुरू में सभी भाषा कठिन होते हैं, लेकिन बाद में उसमें नवीनता आती है, उसमें परिवर्तन आते हैं, जिस कारण उसमें सरलता आ जाती है। और इसका मुख्य कारण है मनुष्य। मनुष्य जो है जन्मजात उसका स्वभाव है कि कम प्रयास में ही वह अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है, तो कम प्रयास में वह अपने विचारों को भी ज़्यादा प्रकट करना चाहता है। इस तरह शब्दों को वह अपने अनुसार ढालकर छोटे रूप में बोलने का प्रयास करता है। जैसे कि पुष्पावती को अब केवल पुष्पा ही कहा जाता है। इसके अलावा अजय को अज्जू कहा जाता है, संजय को संजू कहा जाता है। यह कठिनता से सरलता की ओर जो भाषा प्रवाहित होती है, यह सभी भाषाओं में होता है। अंग्रेजी इससे अछूता नहीं है। दैट इज़ को दैट्स बोला जाता है इसमें, और इज़ नॉट को इज़न्ट बोला जाता है। तो इस तरह सभी भाषाओं में शब्दों को छोटा करके बोलने का प्रचलन है, और यही भाषा की नौवीं और महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आगे चलते हैं 10वीं विशेषता की ओर, जो है भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। भाषा जब नई नई होती है तो भाषा स्थूल होता है, कमतर होता है और इमेच्योर होता है। जब वह आगे बढ़ता है, उसमें विकास होता है, उसमें परिवर्तन आते हैं, तब वह जाकर प्रौढ़ होता है, वह मैच्योर होता है। भाषा में परिवर्तन भाषिक वातावरण के कारण ही केवल नहीं होता है। देश दुनिया के वातावरण में जो बदलाव होते हैं तो भाषा के शब्दों में भी बहुत बदलाव आते हैं। जैसे कि हिंदी में उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि हिंदी में कंप्यूटर का युग जब आता है तो कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। हिंदी में उसका नया शब्द आता है हिंदी के शब्दकोश में। उसी तरह विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है। इस तरह के नए नए शब्दों का प्रवेश भाषा में होता है, और यह केवल हिंदी में ही नहीं, अन्य सारे शब्दों में, इंग्लिश में भी इस तरह के सारे भाषाओं में देखा जाता है। इस तरह भाषा जो है इमेच्योर होता है शुरू में, फिर बाद में उसमें नए परिवर्तन आते हैं, जिस कारण वह आगे चलकर मैच्योर हो पाता है। इस तरह हमने भाषा के सभी विशेषताओं को एक एक करके पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। मैंने उदाहरण देकर भी समझाने का प्रयास किया, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और नए हो तो आप बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने प्रश्न पूछें, और जो टॉपिक में दिक्कत आ रही हो उसे भी ज़रूर लेकर बताएं। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि उस पर वीडियो बना सकूँ। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।